हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में सीबीएसई छठी कक्षा की हिंदी मल्हार टेक्स्ट बुक की कविता सूरदास द्वारा लिखित मैया मैं नहीं माखन खायो। छोटी सी कविता है लेकिन इसके काफी डीप मीनिंग्स है जिसके बारे में मैं विस्तार से यहां पर बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर भी नजर डालेंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं इस कविता के अंदर। चलिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये है आपका चैप्टर नंबर 9। आप यहां पर देख रहे हैं कृष्ण की तस्वीर, अपने दोस्तों के साथ वो मक्खन चुरा कर खा रहे हैं। ओके, लेकिन ये कविता एक पूरी तरह से उत्तर के रूप में है कि कृष्ण से यशोदा मैया ने पूछा है कि क्या तुमने माखन खाया, यानी कि मक्खन खाया, और वो कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये पूरा जो पद है जो सूरदास ने लिखा था वो उसी बेसिस पर है कि वो अपनी मां को उत्तर दे रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। ओके, मैया मैं नहीं माखन खायो। और इससे यह भी पता चलता है कि कृष्ण काफी शरारती बच्चे थे। ओके, तो पहली लाइन तो सीधी है, मैया यानी कि मां, दिस इज रेफरिंग टू द मदर। ओके, मदर, मैं, that is I did not eat the butter. Okay, so that's what he's saying. मैया मैं नहीं, नहीं means मैं नहीं खाया माखन को। ओके, सो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। भोर भयो गयन के पीछे के पाछे मधुबन मोही पठायो। नाउ पीछे means पाछे is actually referring to पीछे, that is going behind. भोर means morning. ओके, मॉर्निंग, व्हेन द मॉर्निंग केम, भोर भयो, जब, व्हेन द मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, गयन, गयन इज ए रेफरेंस टू द काउस, की गायों के पीछे, मधुबन, मधुबन इज ए रेफरेंस टू द फॉरेस्ट ऑफ मधुबन। वहां पर फॉरेस्ट ऑफ मधुबन था वृंदावन के पास, मथुरा के पास, वृंदावन के पास। तो वहां पर गए, मोही पठायो, मोही मीन्स मैं, मेरे को, मुझे। ओके, मुझे, पठायो मीन्स आई वॉज सेंट, कि जैसे ही सुबह हुई मुझे गायों के पीछे मधुबन जंगल में भेजा गया। ओके, तो ये लाइन क्लियर हो गई। तीसरी लाइन पे आते हैं। चार पहर बंसीवट, चार पहर बंसीवट भटकायो, सांझ परे घर आयो। चार पहर, नाउ व्हाट डज दिस चार पहर मीन? नाउ चार पहर रेफर्स टू 4 periods. Okay, and each period is of 3 hours, so that means 4 into 3 refers to 12-hour period. तो यानी कि 4 पीरियड मतलब कि 12 घंटे तक मैं वहां पर रहा। बंसीवट इज द प्लेस अंडर द banyan ट्री, जहां पर लॉर्ड कृष्ण भगवान अपनी बंसी बजाते थे, यानी कि फ्लूट को बजाते थे। ओके, तो वो जगह बनियान के बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद जिसको कि बनियान ट्री कहते हैं, बनियान ट्री इज कॉल्ड बरगद इन हिंदी। तो बरगद के पेड़ के नीचे मैं वहां पर भटक रहा था, यानी कि उस जगह पर था मैं 4 पीरियड मतलब कि 12 घंटे तक। और ओ सॉरी, 4 पहर बंसीवट भटकायो, सांझ परे घर आयो। और सांझ मींस इवनिंग। ओके, सांझ, तो भोर इज मॉर्निंग, सांझ इज इवनिंग। तो ओनली शाम को ही मैं वापस घर आया, घर आयो, घर शाम को ही घर आया 12 घंटे के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि मैं तो चुरा ही नहीं सकता ना, मैं तो 12 घंटे के लिए बाहर था। और कहां पर था? बंसीवट में। यहां तक का समझ में आ गया? 3 लाइनें हो गई। मैं बालक बहन को छोटो, चीको के ही बधी पायो। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज गिविंग अनदर रीजन। ये हो गया पहला कारण जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मैं माखन नहीं खाया। दूसरा कारण क्या हुआ? कि दूसरा कारण कहते हैं कि मैं बालक बहियन, बालक मतलब चाइल्ड। ओके, कि मैं एक छोटा बालक हूं। बहियन मींस बाहें। ओके, द आर्म्स, ही इज रेफरिंग टू द आर्म्स विच आर स्मॉल इन साइज। छोटो मींस काफी छोटे हैं।
तो मैं तो छोटा बालक हूं जिसके की कंधे, जिसके की जो हाथ हैं वो काफी छोटे हैं, राइट। तो चीको के ही विधि पायो, तो कहता है चीको के ही का मतलब ही इज रेफरिंग टू दिस हैंगिंग बास्केट, कि ये तो ऊपर लटकाया गया है, तो मेरी तो हाइट इतनी नहीं है, मेरे जो आर्म्स हैं वो काफी छोटे हैं, तो मेरी तो मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है हैंगिंग बास्केट, तो वहां तक पहुंचने का विधि, विधि मतलब कि कोई तरीका, कोई मेथड ही नहीं है, ओके, कि कोई तरीका ही मैं पा नहीं सकता हूं वहां तक पहुंचने के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो ही इज, दिस इज रीजन नंबर 2 दैट ही हैज प्रोवाइडेड टू हिज मदर। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, ओके। तो फिर कहते हैं ग्वालपाल, यानी कि जो बाकी ग्वाले हैं, ये जो उसके दोस्त हैं, ये जो उसके दोस्त हैं, द काउहर्ड बॉयज, द अदर बॉयज हु आल्सो टेक द गाय, द काउस फॉर ग्रेजिंग। तो ग्वालपाल सब बैर परे हैं, कि वो सब मुझसे गुस्सा है, उन सबके साथ मेरा कुछ बैर हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझसे गुस्सा है। बरबस मुख लपटायो, तो कहता है कि उसकी वजह से उन्होंने मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया, ओके। बरबस मतलब फोर्स करके, जानबूझकर, मुख मुख मतलब मेरे मुंह पर इस तरह का मक्खन लगा दिया, ओके। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, तो he says, and now he's saying, तो ये he is giving the what has happened, and then he is telling his mother कि मदर you are अति भोरी, ओके, तुम मन की अति भोरी हो, यानी कि मन की अति भोरी मतलब इनोसेंट, अति भोरी मतलब इनोसेंट, कि तुम मन की पूरी तरह से काफी इनोसेंट हो, कि तुम किसी की भी बात का को मान लेती हो, ओके। तो तुम मन की, तुम दिल की बड़ी साफ हो, तुम दिल की काफी आप में कोई छल कपट नहीं है, जो भी कोई भी बोलता है उसको आप मान लेती हो। इनके कहे पति आयो, ओके, तो कहती है जो भी वो कह रहे हैं उस पर तुम विश्वास कर रही हो। इनके कहे, जो ये कह रहे हैं पति आयो, उसको तुम विश्वास कर रही हो, उनको तुम बिलीव कर रहे हो। जिए तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो, तो कहती है, कहता है जिए, जिए मतलब हार्ट, तेरे कुछ भेद उपजी हैं, कि लगता है कि तुम्हारे दिल में, तेरे मीन्स तुम्हारे दिल में कुछ किसी तरह की शंका है, किसी तरह का सस्पिशन पैदा हुआ है। उपजी मतलब समथिंग विच इज बॉर्न, समथिंग विच हैज कम आउट, सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ सस्पिशन विच हैज कम इन योर हार्ट, कि आपके दिल में कुछ शक पैदा हुआ है। जानी परायो जायो, एज इफ कि मैं कोई पराया आदमी व्यक्ति हूं, जैसे एज इफ आई एम ए स्ट्रेंजर, जैसे कि मैं, आप मेरे को जानते ही नहीं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुता ही नाच नचायो, ओके। तो कहते हैं तो इसी वजह से आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं, उन्होंने जो कहा आपसे उस पर आपको ज्यादा विश्वास हो रहा है। तो कहता है कृष्ण कि आप ये लीजिए, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी मतलब एक वॉकिंग स्टिक, जिससे कि काउहर्ड्स लेते हैं, घर पे पड़ा रहता है, एक लकड़ी जिसे मारा भी जा सकता है, राइट। तो ये कहता है कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, कमरिया होता है शॉल, जो भी ग्वाले पहनते हैं, तो ये हो गई स्टिक, दिस इज द रेफरेंस टू द शॉल, ओके, शॉल और स्टिक। तो ये हैंड्स ओवर कि ये लो अपनी लकड़ी और ये लो शॉल, बहुत ही नाच नचायो, कि कई बार तुमने मुझे नचाया है, कई बार तुमने मुझे नचाया है, एक मिनट, कई बार तुमने मुझे नाच नचाया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, तो ये बात सुनकर जिस तरह का, एक तरह का डिफेंस लॉर्ड कृष्णा दे रहे हैं, उसको देकर जसोदा माँ एक तरह से हंसी, वो काफी एक तरह से शी गॉट वेरी एम्यूज्ड, उनको हंसी आ गई। तो सूरदास कहते हैं कि जब स्माइलिंग बिहदी यशोदा, दिस मीन्स स्माइलिंग, ओके, तब जसोदा माँ हंसी, ओके, और ले उर कंठ लगायो, उर मतलब टू द हार्ट, कंठ मीन्स एम्ब्रेस्ड, लगायो, दैट मीन्स एम्ब्रेस्ड, दी एम्ब्रेस्ड हिम टू द हार्ट, गले लगाया और कृष्ण को गले लगाया माने, बिकॉज जिस तरह का तर्क
कृष्ण भगवान दे रहे थे, उनसे उनको काफी हंसी आ गई। और तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता मुस्कुराने लगी और उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। ओके, तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर पद बाय सूरदास। ओके, तो ये सब काफी अच्छी इलस्ट्रेशंस है। तो आपने जो रचना अभी पढ़ी है वो सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी में हुआ था, दैट इज 1400 समथिंग। सूरदास ने अपने अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताए। तो वो इस एरिया में मथुरा, गोवर्धन, वृंदावन के इलाके में घूमते रहते थे। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं, तो जिस भाषा में लिखते थे उसको ब्रज भाषा कहते हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर है क्योंकि काफी अच्छी सुंदर पद है, आज भी लोगों में के बीच काफी प्रचलित है मींस काफी फेमस है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल लीला मतलब whatever child as a child, whatever little games and naughty behavior that Lord Krishna did, उनके बारे में उन्होंने लिखा है उनकी कविताओं में का मनोहरी वर्णन है। He had described it। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय मतलब दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी पॉपुलर। अत्यंत मीन्स एक्सट्रीमली पॉपुलर, और देश भर में प्रेम में गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं, दैट इज हिज वेरी वेल रिटन पोएम्स के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। तो उनको महाकवि मींस ग्रेट पोएट सूरदास के नाम से उनको जाना जाता है। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी, दैट इज ही डाइड इन द 16th सेंचुरी। अब हम सूरदास के इस पद के ऊपर जितने भी प्रश्नोत्तर आपकी बुक मल्हार में दिए गए हैं उन पर नजर डालते हैं। चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स। नाउ सूरदास का जन्म ऑल्सो उसी जगह पर हुआ था जहां पर कृष्ण कहा जाता है कि काफी समय बिताया, मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि में। अभी चलते हैं मेरी समझ से। नीचे गए दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ओके, तो मैं माखन कैसे खा सकता हूं, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया? तर्क दिया मींस व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड ही प्रेजेंट, उसके लिए किस बात के बेसिस पर उन्होंने कहा कि मैं माखन नहीं खा सकता था? मुझे तुम पराया समझती हो? जी नहीं। मेरी माता तुम बहुत भोली हो? ये तर्क नहीं हुआ। मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए? ये भी नहीं कहा था। मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी हां, ये कहा था। तो ये हो गया सही उत्तर। श्री कृष्ण मां के आने से पहले क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे, या मित्रों के संग खेल रहे थे? तो एक्चुअली माखन खा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की कहानी के बारे में बताया। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ये काफी सुंदर सी एक चित्र बनाया है उन्होंने। पाठ में से चुनकर यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, जिसके बारे में हम चलते हैं। ओके, सो जसोदा पहला वाला है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपके स्क्रीन में फिट हो जाए। तो जसोदा हुई नंबर 4। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं ताकि आसानी हो। जसोदा, यशोदा श्री कृष्ण की मां जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। दूसरा हो गया पहर। पहर मतलब समय की एक इकाई, तो ये हो गया नंबर 1। ओके, ये वाला। लकुटी कमरिया। ओके, लकुटी कमरिया कौन सा हुआ? ये नीचे आता है। लाठी और छोटा कंबल। कंबली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे, तो ये हो गया नंबर 8। उसके बाद बंसीवट, ये मैंने बताया है बंसीवट कौन सा होता है, एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे। एकत्रित मींस इकट्ठा करते थे, तो ये हो गया 4th का 2। मधुबन कौन सा है? मधुबन हुआ मथुरा के पास यमुना के किनारे एक वन। वन मतलब फॉरेस्ट, तो ये हो गया नंबर 7। छीको, छीको का मतलब कौन सा है? ये नंबर 3। गोल पात्र के आकार से रस्सियों से बंधा हुआ वो पॉट जहां पर मक्खन रखा जाता है, तो उसका हो गया नंबर 3। 7वें का है माता। माता तो वेरी इजी, नंबर 5, जिन्होंने जन्म दिया या उत्पन्न करने वाली जननी माता। ओके, यहां पर हालांकि यशोदा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही उनको पाल पोस कर
बड़ा किया। ग्वाल बाल, आखिरकार ये छठा वाला, गाय पालन करने वाले के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। ओके, अभी पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। भोर भयो भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। इसका अर्थ मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था। इसका मतलब यह है कि सुबह होते ही आपने मुझे गायों के पीछे मधुबन जंगल में भेज दिया था, वन में भेज दिया था। सूरदास तभी बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता मुस्कुराने लगी और उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। तो ये हो गया दूसरे का मीनिंग। आप इसको पॉज करके जो मैंने कहा है उसको लिख लीजिए। अभी आते हैं सोच विचार के लिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। सो पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में यह बताया है, पहला पॉइंट, कि सवेरे वो मधुबन में जाते थे, सॉरी बंसीवट, वहां पर जाते, मधुबन में जाते थे और वहां पर पूरा दिन गायों को की देखभाल करते थे 12 घंटे के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि उनके हाथ, उनके जो भुजाएं हैं वो इतने छोटे हैं कि वो तो छीके तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ये जो मक्खन मेरे मुंह पर जो लगाया गया है ये मेरे दोस्तों ने लगाया है, क्योंकि वो मुझसे बैर करते हैं, वो मुझसे गुस्सा है। तो ये तीन बातें बताई, तो आपको ये तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, पॉज करके ये नोट कर लीजिए, आप हिंदी में लिख लीजिए ताकि आपको यह उत्तर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। सो श्री कृष्ण ने जब यशोदा माता को इन सभी बातों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आपका जो दिल है अब काफी आसानी से इन बच्चों, इन दूसरे दोस्तों की बातों में आ जाती हैं। ओके, तो उनका कहना है कि उन्होंने कारण दिए कि उन्होंने मक्खन क्यों नहीं खाया और वो उन पर शक, बेवजह उन पर शक कर रही हैं। तो यशोदा को उनकी इस तरह की बातों पर हंसी आई और उन्होंने उनको गले लगा लिया कि कृष्ण का कहना था कि इस तरह के इल्जाम उनके ऊपर बेवजह ही लगाए जा रहे हैं। अब आते हैं कविता की रचना पर। हाँ, इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों का ध्यान दीजिए। ये देखिए ना, पठायो आयो, तो ये राइम हो रहा है। ओके, तो इसको तुक कहते हैं, कि ये जो राइम होता है उसको तुक कहते हैं, कि वो एक ही तरह, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, तो ये एक ही तरह का साउंड आ रहा है आपके कानों में सेंटेंस के आखिर में, वाक्य के आखिर में। तो इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। जी हाँ, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि। तो सूरदास ने अपना नाम इस पद के अंतिम में दिया है। दूसरी बात, इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें एक तरह का भक्ति रस है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में अत्यंत सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। ओके, तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि जिस तरह का वर्णन किया है, आप आंखों के सामने इस चित्र को आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण जसोदा माँ के सामने इस तरह से अपनी बात को पेश कर रहे होंगे और जसोदा माँ उनसे काफी खुश होकर उनको गले लगा लेती है। जिस तरह की अच्छी बातें श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह का तर्क वो रखते हैं कि इस 3 वजहों की वजह से मैंने माखन नहीं खाया होगा, हालांकि उनको मालूम है मक्खन उन्होंने ही खाया है। तो इस बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। अनुमान या कल्पना से श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी माता यशोदा ने उनको माखन खाते हुए देख लिया होगा, राइट, और वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का तर्क दे रहे हैं। आपको उत्तर में ये पूरा वाक्य लिखना होगा। ओके, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब क्या हुआ होगा। श्री कृष्ण को काफी खुशी हुई होगी कि माता ने उन्हें माफ कर दिया है, माता ने उनकी बातों को मान लिया है। तो जैसे मैंने कहा, ये श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। श्री कृष्ण को काफी नटखट, नॉटी को हिंदी में कहेंगे नटखट। ओके, नटखट बच्चे थे, बालक थे, तो उनकी जो बाल लीलाएं हैं उसमें उनकी काफी शरारतों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो उनका कहना है कि
तो मानना यह है कि श्री कृष्ण को खुशी हुई होगी कि माता यशोदा ने उनको माफ कर दिया और खुशी से उनको गले भी लगा लिया। शब्दों के रूप पर चलते हैं। भोर भयो गयन के पीछे, इस पंक्ति के में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। जी हाँ, इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप आजकल की मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूछा गया है। ओके, तो जैसे छोटो है, इसको छोटे कहेंगे, इसको विधि कहेंगे। ओके, भोरी को कहेंगे भोली। ओके, तुम बड़ी भोली हो। कुछ को तो कछु को कुछ, ले को लगाना, नहीं को नहीं, परे को परे ही होगा, मीन्स आगे करना। ओके, अभी एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। अरे मैंने इसको बड़ा छोटा नहीं किया उसके बाद। एक और मैच द फॉलोइंग। उपजी का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, ये हो गया टू। जानी का मतलब है जानकर, समझदार, ये वाला। जायो का मतलब है, इसका हो गया नीचे, जन्मा, आठ वाला। ओके, जिय का मतलब है मंजी, सेवेंथ। पठायो का मतलब है फिफ्थ का हो गया नीचे, मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसलिए मेरे को आसानी से हो रहा है। इसका हो गया 11th। ओके, पठायो का मतलब भेज दिया। पति आयो, सिक्स्थ का हो गया विश्वास करना। बहियन, सेवेंथ का मतलब है बाहिन। ओके, फिफ्थ वन। विधि का मतलब है एट्थ का, सिक्स्थ प्रकार भांति, सिक्स्थ। बहिसी, इसका है मुस्काई, हंसी, ये वाला। देन टेंथ का है भटकायो, सेम ये हो गया टेंथ का टेंथ। लपटायो का है मला, लगाया। ओके, 11th वाला, सॉरी 9th। ओके, इसका हो गया 9th। ऑलरेडी मैंने करके रखा था ताकि वो एक ही स्क्रीन पे फिट नहीं होता तो मुश्किल हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। वर्ण परिवर्तन। भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। उसी तरह से देखो जाएगा तो परायो जो लिखा था, परायो जो लिखा था उसका असली अर्थ है पराया, यानी कि जिसको कि पराया समझते हैं। तो इस तरह से ल या ड से र का शब्द आता है। ओके, तो ये एक और दूसरा पाया गया। आप अपने उस कविता को फिर से देखिए और उसमें अगर आपको और कोई शब्द मिलते हैं तो उसके बारे में देखिए। ये एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। इसमें मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा है प्रश्न में। एक का भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, तो इसका हो गया फोर्थ वन, सुबह सुबह होते ही मुझे भेजा गया। सेकंड का चार पहर बंसीवट भटकायो, सांझ परे घर आयो, चार पहर, इसका हो गया फिफ्थ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, तो मैं छोटा बालक हूं तो मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, राइट। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, इसका हो गया ये सब मुझसे बैर करते हैं, तो इसका हो गया सिक्स। तू माता मन की अति बोरी, इनके कहे पति आयो। ओके, कि तुम मन की बड़ी भोली हो, तो फिफ्थ का हो गया थर्ड। तो जिये तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो, तो इसका हो गया तेरे हृदय में। तो इसके पूरे मतलब यहां पर दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आप उसको रिवाइज करने का इस्तेमाल कर सकते हैं कि तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। कि आपके मन में भेद है मतलब आपके मन में मेरे लिए कोई शंका है, कुछ तरह का सस्पिशन है। ओके, कुछ तरह का शक है जिसकी वजह से तुमने मुझे पराया समझ लिया। ओके, और क्या है आगे? ओके, ये आपको एक्सरसाइज करना है कि अगर आपको इसी तरह का, आप पर भी इसी तरह की कोई शंका आए, कोई भेद आए, तो आप किस तरह से तर्क देंगे उसके बारे में, ऐसी घटना के बारे में आप बताइए। देन ये घर की वस्तुओं के बारे में है। ये हो गई इस्त्री, ये हो गई सिलाई मशीन, ये हो गई कुर्सी, ये हो गई मटका, राइट। इसको कहते हैं चारपाई, इसको कहते हैं बरनी, इसको कहते हैं सूप, इसको कहते हैं सिलबट्टा। ओके,
ये हो गई चक्की, ये हो गई पंखा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अ, इसको तमिल में बोलते हैं तैर कड़ेर्द। सो मुझे इसका हिंदी में शब्द मालूम नहीं है, आप जरा बताइए। इसको बोलते हैं वो सीव, इंग्लिश में सीव बोलते हैं, हिंदी में मुझे क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। ये हो गया रोटी रखने का बास्केट, ये हो गया रोटी रखने का बास्केट। ये इसी के काम आता है, इसके अंदर जाके उसमें मक्खन को निकालने का, और इसमें किसी तरह का कूड़ने का काम करते हैं। इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। ओके, ये जरा आप देख लीजिए ये किस तरह से करते हैं। गाय, ये गाय है, उसका दूध निकालते हैं, उसका यहाँ पर दूध को गर्म करते हैं। ओके, फिर उससे दही बनता है, दही को उसमें से मक्खन निकालने का काम यहाँ पर इस तरह से करते हैं। फिर मक्खन को दूसरे पतीले में डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, और फिर वहां से आपको घी मिलता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से घी निकालते हैं गाय के दूध से। ओके, समय का माप। चार पहर बंसीवट भटकायो, सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्द का प्रयोग समय बताने के लिए किया गया है। तो समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें आपको कई सारे शब्द ऑलरेडी बता दिए गए हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे? शाम हो गया, देन साल की एक समय बताने के लिए दशक, दैट इज डिकेड, 10 years। देन शताब्दी हो गया, शताब्दी, शताब्दी हो गया। देन इस तरह से अलग अलग समय का मापदंड करने के लिए बना सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे चाय चराते थे? सुबह 6 बजे, 12 घंटे, 4 पहर। मान लीजिए मान लीजिए कि वे शाम को 6 बजे चरा कर लौटे, तो सुबह कितने बजे गए होंगे? ऑब्वियसली सुबह 6 बजे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है, यानी कि दूसरा पहर, यानी कि जो 9 AM और दोपहर, तो तीसरा पहर का ये लगभग 12 बजे का समय होता है। तो दोपहर का समय 12 बजे का समय दिया गया है, यानी कि 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर है। तो पहला पहर कब से होगा? 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। ओके, हम सब विशेष हैं। ये आपको एक्सरसाइज ऐसी करना है कि महाकवि सूरदास दृष्टि बोलते थे। आपको ये मालूम है कि वो पार्शली ब्लाइंड थे, उनको पूरी तरह से दिखता नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जिसको कि हम आज भी 2024 में भी पढ़ रहे हैं। ओके, हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम काफी भिन्न होते हैं। हमने अभी जैसे पैरालंपिक्स हो रहे थे, आपने देखा कई लोगों ने भारत के लिए गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड हैं। उसके बावजूद वो इतने ओलंपिक्स मेडल में, ओलंपिक्स लेवल पे, पैरा ओलंपिक्स में भी भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करके वहां पर मेडल जीत रहे हैं। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो इसमें कोई बात नहीं है कि हम में कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन उस कमी को आप किस तरह से ओवरकम करते हैं, वही असली कैरेक्टर को दर्शाता है। ओके, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं। क्षमताएं मीन स्ट्रेंथ्स। विचार कीजिए और लिखिए कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आपके किसी परिजन की यानी कि फैमिली मेंबर की, आपके टीचर की, या आपके किसी दोस्त की। एक विशेष क्षमता ऐसी भी जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता होती है सहायता करना, सबके भले के बारे में सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? ओके, तो आपको लिखना है कि एक सहपाठी, एक दोस्त जो पढ़ना जानता है लेकिन उसको एक पर्टिकुलर चैप्टर गणित का या विज्ञान का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि मैं उसके साथ बैठता हूं, उसको पूरी तरह समझाता हूं, या हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं, ताकि हम दोनों को एक साथ पूरा पाठ समझ में आ जाए और दोस्ती भी बनी रहे। और दोस्ती भी ज्यादा बढ़ती है जब हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर पढ़ते हैं। वो होता है ना कॉमन स्टडी टाइम। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो देख नहीं सकता है, तो वो देख नहीं सकता है तो मैं उसके लिए नोट्स बनाता हूं और उसको बताता हूं, ताकि उसको समझ में आ जाए और उसको याद हो जाए। तो मैं इसको 2-3 बारी वही सारा पाठ बोल के पढ़ाता हूं, या उसके पास अगर ब्रेल की किताब है तो उसमें उसके नोट्स बनाने में या उसकी किसी ना किसी तरह से
मदद करता हूं। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा 40-50 वर्ड्स का कुछ ना कुछ लिख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने सहपाठी जिसको की मदद की जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी मदद आप कैसे करते हैं। ओके, पहली पर आते हैं। ये कुछ दूध से बने हुए कुछ वस्तुओं के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा पजल है, तो आप देख लीजिए इसमें। जैसे मुझे मिला एक, तो ये हो गया लस्सी। ओके, लस्सी का समझ में आया मुझे। देन यहां पर छाछ का समझ में आया, छ से शुरू होकर यहां पर छाछ। देन ऑब्वियसली ये हो गया मक्खन, या यहां पर लिख सकते हैं मक्खन, मक्खन लिख सकते हैं। तो मुझे ये तीन तो समझ में आए, बाकी आप देखिए कौन सा, बिकॉज इसमें काफी सारे हिंदी के शब्द होंगे जो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होंगे, साउथ इंडिया में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो उसकी जानकारी मुझे थोड़ी शायद कम होगी। लेकिन आप देखिए इसके अलावा आप कौन कौन से मिठाइयों के बारे में यहाँ पर पा सकते हैं। कोई भी वस्तुएं, मिठाई नहीं, कोई भी वस्तुएं हों, और सभी वस्तुओं के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये बर्फी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ब तो कहीं पर भी नजर नहीं आया, तो ये इसके बारे में जरा देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके साथ हमारा ये खत्म होता है, ये वाला चैप्टर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरह से समझ में आ गया। मेन काम है उस कविता को समझना। कविता को समझ गए तो उसके लाइंस ही आएंगे, आपको इस तरह की पहेली वगैरह आने के चांसेस कम है। तो उसके जो लाइंस आएंगे, अगर आप उसको सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने टीचर के लिए कि इसका मतलब, इस वाक्य का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, तो शब्दों का अर्थ पूरी तरह से समझिए और वाक्यों का अर्थ भी पूरी तरह से समझिए, फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत इस कविता में, इस सूरदास की कविता में बिल्कुल नहीं होगी। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।